तो लास्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे और ऑपरेटर्स में हम लोगों ने मेंबरशिप ऑपरेटर देखा था। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। सो होते क्या है, देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कंपेयर द मेमोरी लोकेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। हैंस इट इज पॉसिबल टू नो वेदर टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम और नॉट। सो हमारे जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करते हैं। जबकि मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या काम करते थे कि वो वैल्यू को फाइंड करते, मतलब सर्चिंग का काम करते थे। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं। पहला होता है इज ऑपरेटर, सेकंड होता है इज नॉट ऑपरेटर। सो अगर हम बात करते हैं इज ऑपरेटर की, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर वेदर टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, it returns true if memory location of two objects are same, else it returns false। मतलब कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी लोकेशन सेम है तब तो ये ट्रू करेंगे रिटर्न, अदरवाइज फॉल्स करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ए असाइन 10, तो ए 10 आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, एंड ए हो गया हमारा रेफरेंस वेरिएबल। सो इसकी खुद की अपनी एक मेमोरी लोकेशन होगी। ठीक है, और इसका ये नाम हो गया ए। सिमिलरली हमने बी बनाया, बी की वैल्यू क्या रखी हम लोगों ने यहाँ पे 10 रखी। सो 10 भी क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा हमारा, और इसकी मेमोरी लोकेशन क्या होगी, अलग होगी। सो हमको पता है कि पाइथन क्या काम करता है, हर एक वैल्यू को एज अ ऑब्जेक्ट करता है ट्रीट। तो इस केस में वो 10 नया ऑब्जेक्ट ना बना के उसी 10 का रेफरेंस पास कर देगा, किसमें, बी में। तो इस केस में ए के पास भी और बी के पास भी सेम मेमोरी लोकेशन होगी। तो अगर हम लोग चेक करेंगे ए इज बी, मतलब ए का और बी का मेमोरी लोकेशन सेम है, तो इस केस में मिलने वाली है आपको वैल्यू ट्रू। सिमिलरली हमने लिखा यहाँ पे ए असाइन 10। ठीक, इसी तरीके से बी असाइन 10। बट डिफरेंस ये है कि ए हमारी इंटीजर वैल्यू है, जबकि जो बी है हमारी वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अगर दोनों का टाइप डिफरेंस है और फिर हम लोग चेक करते हैं कि ए इज बी, तो इस केस में मिलेगा हमको फॉल्स, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ये 10 आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और ये 10 आपका डिफरेंस ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से अगर हम लोग इज नॉट ऑपरेटर की बात करें, तो दिस ऑपरेटर वर्क इन रिवर्स मैनर फॉर इज ऑपरेटर। मतलब it returns true if memory location of two objects are not same, and if they are same it returns false। मतलब ये इस ऑपरेटर के अपोजिट काम करता है। ये चेक करता है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी लोकेशन सेम है तब तो ये फॉल्स करेगा रिटर्न, और अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है उस केस में ये ट्रू करेगा रिटर्न। सिमिलरली जैसे हमने ए असाइन 10 किया एंड बी असाइन 10 किया, तो आपको पता है कि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है। तो इस केस में अगर हम करेंगे ए इज नॉट बी, तो इस केस में करेगा ये फॉल्स, क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है। सिमिलरली हमने अगर यहाँ पे किया ए असाइन 10 और बी असाइन 10, तो यहाँ पे आपको पता है कि ए और बी जो दोनों डिफरेंस है हमारे, क्योंकि एक आपका इंटीजर वैल्यू है, दूसरी हमारे स्ट्रिंग वैल्यू है। इसके बाद अगर हम लोग इनकी मेमोरी लोकेशन को चेक करते हैं, मतलब ए इज नॉट बी करते हैं, तो इसके इसमें क्या मिलने वाला है हमको, ट्रू मिलने वाला है। सेम चीज हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आगे हम लोग अपने बेस कोड में, और यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, तो इसी में हम लोग अपना ये जो लास्ट वाला हमारा एक ऑपरेटर रह गया था, इसी में समझ लेते हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, तो हमने यहाँ पे एक बनाया ऑब्जेक्ट ए असाइन 10, और इस तरीके से बी असाइन भी 10 कर दिया। तो अगर हमें आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ कि वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 10, एंड प्रिंट करते हैं टाइप। टाइप भी चेक करें किसका, ए का। उसके बाद यहाँ पे पी आर आई एन टी प्रिंट, ओके कॉमन लगाया हमने यहाँ पे। इसके बाद सिमिलरली अब इसका हम लोग प्रिंट कर लेते हैं और एड्रेस भी चेक कर लेते हैं, मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन ऑफ ए, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग आईडी। एंड आईडी के अंदर जिस भी ऑब्जेक्ट के जिस भी वैल्यू की मुझे मेमोरी लोकेशन चेक करनी है उसका पास कर देंगे, तो मुझे एक ही मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हमें बी के लिए करना है तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको print मुझे यहाँ पे ए की जगह हमें करना पड़ेगा बी। सो वैल्यू ऑफ बी, टाइप इसका करना है मुझे बी का, एंड मेमोरी लोकेशन ऑफ बी, एंड यहाँ पे बी करेंगे।
सेव करते हैं और इसे रन करना है। तो रन करने के लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा भाई, जो हमारा फोल्डर है ऑपरेटर्स के अंदर। तो अपने टर्मिनल में आते हैं और यहाँ पे मूव करते हैं cd ऑपरेटर्स फोल्डर के अंदर cls, यहाँ टाइप करेंगे पाइथन index.py। तो जैसे यहाँ पे हम लोग खड़े करेंगे, देखो वैल्यू ऑफ A10 क्लास इंटीजर है, मेमोरी लोकेशन देखो इसकी 248 और इसकी भी मेमोरी लोकेशन, बी की मेमोरी लोकेशन 248। तो अगर हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाते हैं, मैंने कहा भाई कि यहाँ पे देखो प्रिंट करते हैं एंड प्रिंट के अंदर कि ए इज बी, मतलब ए और बी की जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है, तो देखो आपको मिलने वाला है यहाँ पे ट्रू। ठीक है, ट्रू, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स की जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम। बट अगर हम लोग यहीं पे बी को क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग में कर देते हैं, तो एक हमारा इंटीजर टाइप का है, दूसरा स्ट्रिंग टाइप का है। और इस केस में अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान देखना आप कि वैल्यू ऑफ ए 10 है, इंटीजर टाइप है, लोकेशन इसकी है 248। जो बी है वो भी 10 है बट ये स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन इसकी मेमोरी लोकेशन क्या है हमारी 376। तो अगर हम लोग यहाँ पे ए इज बी करेंगे तो इस केस में आपको मिलेगा फॉल्स, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स की जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग अलग है। इसी तरीके से अगर हम लोग इज नॉट की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग इज नॉट कर देंगे तो आपको पता है भाई कि दोनों ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है, तो इस केस में ये ट्रू देगा, और जब सेम होगी तो उस केस में फॉल्स देगा। तो हम चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ देखो आपको पता है कि दोनों ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है, तो इस केस में आपको ट्रू वैल्यू मिलने वाली है। और अगर हम लोग इनकी मेमोरी लोकेशन को सेम कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पे भी स्ट्रिंग ले लेते, यहाँ पे भी ले लेते हैं इंटीजर और यहाँ भी इंटीजर ले लेंगे, तो इस केस में फिर हमको वैल्यू देगा ये फॉल्स। ये काम करता है हमारा इज नॉट ऑपरेटर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपकी ये चीज। सो पाइथन में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। कि द कंप्यूटर स्कैन्स एंड ऑपरेशंस एक्सप्रेशंस व्हिच कंटेन द ऑपरेटर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड परफॉर्म्स ओनली वन ऑपरेशन एट अ टाइम। The expressions will be scanned many times to produce the result. The order in which various operations are performed is known as hierarchy of operators or operator precedence. So some of the operators of the same level of precedence are the evaluated from the left to right or right to left. This reference to associativity means कि जब हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, तो ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए हमें एक एक्सप्रेशन लिखना होता है। ठीक है, अब उस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए होता है क्या है कि उसमें हम लोग मल्टीपल ऑपरेटर्स लगाते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल ऑपरेटर्स तो लगा दिए हम लोगों ने, जो लेकिन जो हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या काम करती है कि वन टाइम पे वन ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे हमने प्लस भी कराया और माइनस भी कराया, उस केस में या तो पहले वो प्लस करेगी या फिर वो माइनस करेगी। तो जितने हम मल्टीपल ऑपरेटर्स ऐड करेंगे उस एक्सप्रेशन के अंदर, वो वन टाइम पे वन एक्सप्रेशन को या वन ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन या फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस या फिर एसोसिएटिविटी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास पाइथन में मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, जैसे फर्स्ट की बात करें हम लोग तो ऑपरेटर्स जिसे हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, दूसरा एक्सपोनेंशिएशन। अगर हमारे पास प्लस है, माइनस है और बिटवाइज नॉट ऑपरेटर है, तो उस केस में सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, आपका प्लस होगा, देन माइनस होगा, उसके बाद यूनरी माइनस होगा। इसके बाद अगर ये चार ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन और मॉडुलस, तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म किया जाएगा, उसके बाद डिवीजन को, देन फ्लोट डिवीजन, उसके बाद मॉडुलस। अगर प्लस और माइनस की बात करें तो पहले प्लस को एग्जीक्यूट कराया जाएगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। अगर हम लोग देखें बिटवाइज लेफ्ट और बिटवाइज राइट ऑपरेटर्स की बात करें, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट कराया जाएगा बिटवाइज लेफ्ट ऑपरेटर को, उसके बाद बिटवाइज राइट ऑपरेटर को। सिम, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सओर। और अगर हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करें तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो जाएगी ग्रेटर देन को, उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इसी तरीके से अगर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में जो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है असाइनमेंट ऑपरेटर को, उसके बाद मॉडुलस असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट, फ्लोट डिवीजन असाइनमेंट, माइनस या सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, प्लस असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट और एक्सपोनेंशिएशन असाइनमेंट। आइडेंटिटी ऑपरेटर में
इज और इज नॉट। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में पहले इनको दी जाती है, उसके बाद नॉट इनको। लॉजिकल में देखा जाए तो पहले नॉट को, उसके बाद और को, एंड देन लॉजिकल एंड को। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, जैसे ये एक हमने एक एक्सप्रेशन लिखा जिसमें आप प्लस भी, जिसमें आपने पैरेंथेसिस भी यूज किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन भी यूज किया हुआ है, प्लस भी यूज किया हुआ है, एक्सपोनेंस भी यूज किया हुआ है ना। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले पता है कि सबसे पहले इवेल्यूट किया जाएगा पैरेंथेसिस को। तो जैसे देखो 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद बाकी सारा एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दिया जाएगा इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा एक्सपोनेंशिएशन को। तो आपको पता है कि 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे देखो 16 हो गया, बाकी सारे जो आपके एक्सप्रेशन उसको एज इट इज लिख दिया। इसके बाद जो थर्ड हमारा है वो है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, मॉडुलस एंड फ्लोट डिवीजन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो 16 to 32, बाकी सबको एज इट इज लिख दिया जाएगा। उसके बाद डिवीजन, तो डिवीजन है कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। इसके बाद प्लस और माइनस में प्लस को पहले दिया जाएगा, मतलब एडिशन दी जाएगा, 10 + 4 14, एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा 13, और बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 13। तो इस तरीके से हम कोई भी अगर एक्सप्रेशन लिखते हैं पाइथन के अंदर तो उसको इस तरीके से इवेल्यूएट किया जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक इसी तरीके का एक्सप्रेशन का प्रोग्राम बनाते हैं और उसको इवेल्यूएट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो चलते हैं कोडिंग वाले बात पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं। इसका नाम रखेंगे एसोसिएटिविटी। एंड यहाँ पे एक हम लोग फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे index.py। एंड यहाँ पे हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे लिखा मैंने VALUE, वैल्यू में लिखा हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस में 1 + 1। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन 2, इसके बाद एक्सपोनेंशिएशन 4, देन फ्लोट डिवीजन 3, एंड इसके बाद +4 - 1। ये हमको एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी किया हुआ था वहां पे, तो मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, और क्या आउटपुट आता है ये पता लग जाएगा। तो प्रिंट करते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं हम लोग और रन करेंगे। तो रन करने के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, पहले एसोसिएटिविटी फोल्डर में जाना पड़ेगा, देन इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। CLS करते हैं, मूव करते हैं, फोल्डर से बाहर आते हैं, CD एसोसिएटिविटी CLS पाइथन index.py और एंटर। तो देखो आप यहाँ मिला हमको 13 आंसर। ठीक है। सो सेम समझ में आ गया होगा आपको कैसे काम करता है ये। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस पाइथन के अंदर वो है टाइप कन्वर्जन। अब टाइप कन्वर्जन देखो क्या है कि कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप, इट इज कॉल्ड एज टाइप कन्वर्जन। मतलब जब हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंसेप्ट को कहते हैं हम लोग टाइप कन्वर्जन। सो टाइप ऑफ टाइप कन्वर्जन, जैसे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, सेकंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो आप कह सकते हैं जो टाइप कन्वर्जन है वो दो तरीके का होता है, पहला इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, सेकंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि इन द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। मतलब जब पाइथन अपने आप किसी टाइप को कन्वर्ट कर देता है तो उस कंसेप्ट को कहते हैं हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा हम लोगों ने A असाइन 5 एंड B असाइन 2। तो अगर हम लोग A की वैल्यू को डिवाइड करते हैं B से तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5। तो आपको पता है कि A एक इंटीजर वैल्यू है, B भी एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो जो आपको आंसर मिलता है वो मिलता है पॉइंट में, मतलब फ्लोटिंग टाइप में। तो हमने तो किया नहीं इसको फ्लोटिंग टाइप, किसने बनाया, पाइथन ने। तो जब ऐसा कोई टाइप मतलब अपने अकॉर्डिंग ये करता है कन्वर्ट, तो उस कंसेप्ट को कहते हैं हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार करके, प्रैक्टिकल करके, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोग VS कोड में आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे हम लोग कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में हम लोग एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे index.py। एंड इस फाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे देखना आप सबसे पहले समझ लेते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, IMPLICIT, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने A असाइन 5 एंड B असाइन
2। और हम लोग यहाँ पे ए को डिवाइड करते हैं बी से, तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिलेगी वो किस टाइप की मिलेगी ये भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट करेंगे यहाँ पे वैल्यू वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे हमारी, जो भी प्रिंट करा के देख लेंगे। इसी तरीके से प्रिंट करेंगे डबल कोट्स के अंदर वैल्यू ऑफ बी, बी कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग टाइप भी चेक कर लेंगे ए का, प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो यहाँ पे कॉमा लगा के टाइप फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे ए पास कर देंगे। इसी तरीके से बी का भी टाइप कर चेक कर लेंगे हम लोग, प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ बी कॉलन, कॉमा लगाते हैं और टाइप फंक्शन का यूज करेंगे हम यहाँ पे पी वाई पी ई, टाइप का यूज करेंगे और यहाँ पे बी का यूज करेंगे, check करेंगे। ठीक है। सिमिलरली हम लोग प्रिंट करेंगे किसको, प्रिंट रिजल्ट, रिजल्ट कितना आता है इसको वैल्यू प्रिंट करा लेंगे हम लोग यहाँ पे VALUE, एंड उसके बाद टाइप चेक करेंगे इसका। सो डबल कोट्स के अंदर टाइप ऑफ रिजल्ट, कॉमा लगा के टाइप लिखेंगे एंड यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे। इससे कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि ए की वैल्यू क्या है, देखो उसका टाइप बता दो, बी की वैल्यू क्या है उसका टाइप बता दो, रिजल्ट में क्या है उसका टाइप बता दो। ठीक है। तो इसको रन करेंगे हम लोग, और रन करने के लिए हमको मूव करना पड़ेगा किसमें, कन्वर्जन फोल्डर के अंदर। तो कंसोल पाते हैं हम लोग, इसको करेंगे CLS, यहाँ आपके पास CD डॉट डॉट से बाहर आएंगे फोल्डर से CD, और कन्वर्जन में जाने वाले CLS। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे पाइथन इंडेक्स डॉट py, और यहाँ पे देखिए आप, सो वैल्यू ऑफ ए 5, इसका टाइप है इंटीजर, वैल्यू ऑफ बी टाइप इंटीजर, लेकिन रिजल्ट की जो वैल्यू है वो 2.5 और इसका जो टाइप है वो है फ्लोट। तो कहीं ना कहीं इसने ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारा रिजल्ट था उसका टाइप चेंज कर दिया। तो जो पाइथन अपने अकॉर्डिंग चेंज करता है मतलब टाइप किसी भी वेरिएबल का, तो वो कंसेप्ट कहलाता है हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको ये चीज। सो इम्प्लिसिट पढ़ने के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि इन द कास्ट कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, प्रोग्रामर कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। मतलब प्रोग्रामर अपने नीड के अकॉर्डिंग अगर किसी वेरिएबल का टाइप चेंज करता है उसको बोलेंगे हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे किसी वैल्यू को इंट में करनी है कन्वर्ट, तो यूज करेंगे हम लोग इंट फंक्शन का, फ्लोट में करनी है तो फ्लोट फंक्शन, कॉम्प्लेक्स में करनी है तो कॉम्प्लेक्स। ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एक्स और वाई जो है, जहाँ पे एक्स आपका रियल पार्ट है नंबर का और वाई आपके इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर। इस तरीके से अगर आप स्ट्रिंग में करना चाहते हैं कन्वर्ट तो str फंक्शन यूज करेंगे, लिस्ट में करना है तो लिस्ट फंक्शन यूज करेंगे, टपल के लिए टपल, बाइनरी के लिए bin, ऑक्टेडेसिमल के लिए ऑक्ट, एंड हेक्साडेसिमल के लिए हेक्स। ठीक है। तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के जो हेल्प करते हैं हमारी, कि अगर किसी का टाइप चेंज करना है तो आप इनकी हेल्प से कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्ट समझ लिया, अब यहीं पे इसी के नीचे हम लोग समझ लेते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्ट। अब ध्यान से देखिएगा कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक बनाया वेरिएबल, पहले लिखते हैं यहाँ पे हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्ट, यानी हम लोग ए असाइन 10 एंड बी असाइन 10। ठीक है। नाउ यहाँ पे करते हैं प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे ए की प्रिंट करा देंगे। इसी तरीके से प्रिंट करेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पे कॉमा लगा के
बी की वैल्यू प्रिंट करा दी। सेम ए की वैल्यू प्रिंट कर ली हम लोग, इसका टाइप भी चेक कर लेंगे हम लोग प्रिंट में। टाइप ऑफ ए, तो टाइप चेक करने के लिए यूज करते हैं हम लोग टाइप फंक्शन, टी वाई बी, टाइप कर लेंगे बी का फॉर्मूला वाले थे यहाँ पे। सेम ए का करेंगे ना, यहाँ पे ए कर लेते हैं और इसी को कॉपी करते हैं हम लोग और बी का भी चेक कर लेंगे। टाइप कर लेंगे बी का, टाइप ऑफ डी। अभी क्या करेंगे हम लोग, ऐड कराएंगे दोनों को ना, प्रिंट सम ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी करेंगे। तो ए और बी करेंगे हम लोग जब, और यहाँ पे आते हैं CLS करते हैं, लिखते हैं पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई और एंटर मारेंगे। सो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलने वाला है, एरर मिलने वाला है, वो भी टाइप एरर मींस अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स टाइप एस, मतलब प्लस इंट एंड स्ट्रिंग। मतलब अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा टाइप हैं और उसके बाद अगर कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो तो नहीं कर सकते, तो इस केस में मुझे मजबूरन क्या करना पड़ेगा, इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो जो हमारा बी एक क्या था, हमारा स्ट्रिंग टाइप का था, जो बी क्या हमारा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो मुझे बनाना पड़ेगा इसको इंटीजर डेटा टाइप। तो नीड के अकॉर्डिंग जब हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू का टाइप चेंज करते हैं, तो वो कंसेप्ट कहलाता है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्टर। तो कैसे करेंगे देखो इसका डेटा टाइप चेंज, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और मैं लिखूंगा यहाँ पे str, सॉरी इंट में करेंगे कन्वर्ट, इंट में करेंगे किसको, बी को। तो जब हम लोग बी को इंट में कर देंगे कन्वर्ट, यहीं पे कर देंगे, बी में कर देंगे कन्वर्ट, उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें एरर देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो एक मिनट, हमने क्या नहीं किया यहाँ पे, बी में कर लिया इंट, तो ये बी वैल्यू मिल जाएगी मुझे, इस बी को यहाँ पे यूज कर लेंगे हम लोग। ओके परफेक्ट, CLS देखो। सो वैल्यू ऑफ ए 10, टाइप इसका इंटीजर है, वैल्यू ऑफ बी 10, इसका भी टाइप क्या कर दिया हम लोगों ने, इंट कर दिया, एंड देन हमने ए और बी की वैल्यू को सम कराया, तो यहाँ मिल गया हमको 20। तो हमने क्या किया, अपने नीड के अकॉर्डिंग इस बी का डेटा टाइप ही चेंज कर दिया, जबकि यहाँ पे था इस डेटा टाइप स्ट्रिंग था, हमने क्या बना दिया इसको यहाँ पे इंटीजर बना दिया। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग ये करेगा प्रोग्रामर चेंज, तो उसे बोलेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्ट। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10, बट दोनों का टाइप डिफरेंस है हमारे यहाँ पे, और यहाँ मैं ए को डिवाइड करना चाहता हूँ किससे, बी से। तो जब हम लोग बी से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे सम की जगह मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ऐसे करेंगे हम लोग। तो CLS आप देखना है यहाँ पे, ये क्या आ रहा है, पॉइंट में वैल्यू आ रही है, मतलब 1.0 आ रही है। अब हम चाहते हैं कि पॉइंट में वैल्यू ना आए, सिर्फ किस में आए, इंट में वैल्यू आए। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, जो इंट में वैल्यू आए, तो जो हमारा रिजल्ट था, इस रिजल्ट का हम लोग टाइप चेंज कर देंगे। जैसे मैंने कहा भाई इसका इंट में कर दो आप, तो इंट में कर दिया मैंने इसका टाइप चेंज, CLS एंटर मारेंगे, तो यहाँ देखो आपको वो इंट में, मतलब जो डेसिमल में जो आंसर आ रहा था वो डेसिमल में ना आके वो किस में आ रहा है, हमको इंटीजर में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका टाइप चेंज कर पाएंगे। और बाकी आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो वहां पे इस कंसेप्ट को हम लोग अच्छे तरीके से यूज करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने समझ लिया कि ये कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है। ओके, सो आगे देखेंगे इसको डिटेल्स में। सो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा पाइथन में, वो है इनपुट एंड आउटपुट। तो पहले समझ लेते हैं क्या होता है इनपुट एंड आउटपुट। सो इनपुट का मीन्स होता है द डेटा गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। मतलब जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा सेंड करते हैं या कंप्यूटर को कुछ डेटा देते हैं, तो उसे बोलते हैं इनपुट। एंड आउटपुट मीन्स द रिजल्ट रिटर्न बाय द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। और हमने जो इनपुट दिया उसके बेस पे जो कंप्यूटर हमको आउटपुट देता है या रिजल्ट देता है, उसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट। सो इनपुट गिव्स टू कंप्यूटर, तो क्या करेगा कंप्यूटर, उसको प्रोसेस करेगा उन इनपुट के बेस पे, उस पर लॉजिक अप्लाई करेगा, और उसके बिहाफ पे क्या करेगा, हमको वो एक आउटपुट जनरेट करके देगा। सो इनपुट देने के मल्टीपल तरीके हैं। आप कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दे सकते हो, आप माउस के थ्रू इनपुट दे सकते हो, आप डेटाबेस के थ्रू इनपुट दे सकते हो। ठीक है, सो तो अगर हम लोग आउटपुट स्टेटमेंट की बात करें,
तो आउटपुट के लिए पाइथन हमको एक प्रिंट फंक्शन देता है। द प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द स्पेसिफिक मैसेज टू द आउटपुट स्क्रीन और डिवाइस। तो अगर हमने पाइथन में कोई कोड लिखा और उस कोड का रिजल्ट मुझे अपने स्क्रीन पर भेजना है, तो उसके लिए पाइथन कहता है कि आप प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं। द मैसेज कैन बी स्ट्रिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब जब स्क्रीन पे डेटा सेंड करेंगे आप, तो वो हो सकता है स्ट्रिंग में हो या किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, आप हर तरीके से अपना डेटा प्रिंट फंक्शन के थ्रू स्क्रीन पे भेज सकते हैं। तो इसका वो सिंटैक्स ये है कि प्रिंट में पहला इसका मल्टीपल पैरामीटर्स हैं। पहले में ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सेपरेटर्स एंड फाइल, और उसके बाद फ्लश। तो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सेपरेटर की, द सेपरेट द ऑब्जेक्ट्स बाय गिवन कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कैन बी एनी स्ट्रिंग, डिफॉल्ट इज और कैन राइट नन। इसके अलावा एंड की अगर हम बात करें तो इट इंडिकेट्स एंडिंग कैरेक्टर्स ऑफ द लाइन, डिफॉल्ट होता है इसका स्लैश एन और कैन राइट नन। इसके अलावा फाइल की हम बात करें, एन ऑब्जेक्ट विद अ राइट मेथड, डिफॉल्ट इज सिस्टम डॉट एसटीडी आउट और कैन राइट नन। फिर लास्ट होता है हमारा फ्लश, अ बूलियन स्पेसिफाइड इन द ऑप्शन इज फ्लश और बफर्ड, डिफॉल्ट इज। तो ये जो ऑपरेटर होते हैं हमारे, ये सारे ऑप्शनल हैं। आप चाहो तो इनका यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इनका यूज नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन लिखा सिर्फ, तो दिस फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले अ ब्लैंक लाइन। तो अगर आपको सिर्फ एक ब्लैंक लाइन शो करनी है डिस्प्ले पे, तो उसके लिए यूज कर सकते हो आप प्रिंट फंक्शन। अगर आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करानी है, तो व्हेन अ स्ट्रिंग इज पास टू द फंक्शन, द स्ट्रिंग इज डिस्प्लेड एज इट इज। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल, जैसे हमने लिखा अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर वेलकम टू एजुकेशन फॉर नेशन, तो आपको एज इट इज क्या होगी, स्ट्रिंग ये आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। सेम इसके बाद अगर मैंने कोई यहाँ पे नंबर दिया, मैंने यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराई, तो ये एज इट इज इंटीजर वैल्यू आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। ओके, और अगर हम लोगों ने मल्टीपल प्रिंट फंक्शन लिखा, जैसे मैंने लिखा वेलकम, फिर नेक्स्ट प्रिंट में लिखा टू, उसके बाद फिर लिखा एजुकेशन फॉर नेशन, तो आपको ये मल्टीपल लाइंस में ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, इसको मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ अभी आपको। बट इससे पहले हम लोग और देख लेते हैं कि अगर हम लोग प्रिंट फंक्शन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, तो वी कैन पास ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरीज टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ द दोज ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितनी वैल्यूज होंगी, वो हर एक वैल्यू को एज इट इज आपको स्क्रीन पे शो करा के दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, अब मुझे ये लिस्ट शो करानी है स्क्रीन पे, तो क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है डेटा, इसको पास कर देंगे इस प्रिंट फंक्शन के अंदर विदाउट यूजिंग सिंगल कोट्स और डबल कोट। तो आपको जो भी डेटा होगा इस लिस्ट के अंदर वो देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। तो इतना देख लेते हैं पहले, फिर इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग आ चुके अपने VS कोड में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, इनपुट एंड आउटपुट नाम से। इसमें एक फाइल बनाएंगे हम लोग, index.py, एंड इस फाइल के अंदर हम लोग देख रहे थे आज प्रिंट फंक्शन को। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखा, प्रिंट PRINT प्रिंट लिखा हमने, एंड प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भाई एजुकेशन फॉर, ये लिखा। अब स्ट्रिंग को अगर आप शो करा चाहते हो मतलब अपने स्क्रीन पे, तो आप प्रिंट फंक्शन के अंदर सिंगल कोड या डबल कोड में वैल्यू पास कर सकते हैं। इसको मुझे रन करना है, तो CLS करेंगे, CD डॉट से बाहर आते हैं। इसके बाद अपने फोल्डर में से आएंगे, एंड यहाँ पे लिखने के बाद आपको पाइथन लिखना है, पाइथन एंड py। ठीक है, यहाँ पे आपको वो स्ट्रिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा कि अगर सपोज करो, जैसे मैंने सेम चीज, मतलब मैंने कहा भाई प्रिंट फंक्शन में मल्टीपल लाइन में दिखाना चाहता हूँ वैल्यू को, जिसमें मैंने फर्स्ट में लिख दिया यहाँ पे सेकंड में लिख दिया मैंने यहाँ पे, और थर्ड में लिख दिया मैंने यहाँ पे नेशन। ठीक है, तो आपको ये मल्टीपल लाइन में देखने को मिलेगा। नाउ इसके अलावा
जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके बाद मुझे कोई वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करानी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भाई प्रिंट फंक्शन के अंदर 10 लिख दिया, मतलब कोई भी मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया यहाँ से, तो आपको एज इट इज ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखने को मिलेगी 10। इसके अलावा अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू के साथ भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट फंक्शन एंड यहाँ पे मैंने कहा भाई वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन EXPRE एक्सप्रेशन लिखा हमने यहाँ पे, ये स्ट्रिंग वैल्यू होगी हमारी। अब मुझे कोई न्यूमेरिक वैल्यू भेजनी है, इसलिए कहा 10 + 5 - 4, ये 5 कर दिया इस तरह से। अब मुझे इसकी वैल्यू एग्जीक्यूट करानी है, तो ये देखो ये वाली होगी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू और ये होगी न्यूमेरिक वैल्यू, और दोनों को किससे किया मैंने सेपरेट, कॉमा से। तो आप भी इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा करना है इसको CLS और यहाँ पे रन करना है इसको। तो आप देखो कि आप दोनों वैल्यू को एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हो। साथ के साथ अगर आपको ऑब्जेक्ट पास करना है कंप्लीट, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा नाम से ना एक लिस्ट बनाई है, लिखा मैंने 10 20 30 40 50 एंड यहाँ पे अजय करके मैंने नाम पास कर दी। अब मुझे प्रिंट कराने वैल्यूज की प्रिंट डेटा, तो आपको एज इट इज मतलब ऑब्जेक्ट का नाम पास कर देना है, ना या सिंगल कोड यूज करना है डबल कोड यूज करना है। तो जो जितने भी एलिमेंट होंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारे का सारा कंटेंट आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये समझ आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। अब हम लोग देखने वाले, तो आउटपुट फंक्शन के अंदर हम लोगों ने कुछ सेपरेटर्स देखे थे, जैसे कि अगर मुझे अपनी स्ट्रिंग वैल्यू को सेपरेट करना है तो बाय डिफॉल्ट वो /n लेता है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो इट सेपरेट स्ट्रिंग विद गिवन सेप करेक्टर, तो करेक्टर्स कैन बी एनी स्ट्रिंग, जो डिफॉल्ट होता है वो क्या लेता है, ये सिंगल कोट लेता है, मतलब स्पेस लेता है। तो इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा और मैंने यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग दी, ठीक है। अब मुझे इसको सेपरेट करना है किससे, सिंगल कोट से। तो यहाँ पे सिंगल कोट से कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे सेपरेट करना है स्टार से, मतलब ट्रिपल स्टार से, तो हर एक स्ट्रिंग वैल्यू को ट्रिपल स्टार से सेपरेट किया जाएगा। इसी तरीके से जैसे अगर हम लोग एंड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट /n लेता है जब प्रिंट फंक्शन होता है। तो अगर इसको भी आप चाहते हो कि /n से ना करे एंड, तो आप इसको स्पेस दे सकते हो या फिर आप सिंगल कोट दे सकते हो। तो ये भी हम लोग देख लेंगे प्रैक्टिकल करके, तो और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं। सो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे अब ध्यान से देखना आप कि मैंने ये प्रिंट फंक्शन लिखा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो प्रिंट फंक्शन है इसको अगर मैं हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये मल्टीपल लाइन में शो होगा, दिखाई देगा। अब मुझे ये एक सिंगल लाइन में एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हो एंड, END एंड, एंड किया मैंने और यहाँ कर दिया सेपरेट किससे, स्पेस से, ठीक है। तो आप देखेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा। CLS करते हैं, एंटर मारेंगे, देखो ये एक सिंगल लाइन में आ गया। अब इसको भी मुझे सिंगल लाइन में लेकर आना है, तो जो नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन है इसको हम करेंगे कॉमा एंड स्पेस, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें /n होता है जो नेक्स्ट लाइन को करता है रिप्रेजेंट। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में ना जाए मेरा पॉइंटर, तो आप इसको एंड कर सकते हो स्पेस से। इसके बाद चेक करेंगे, देखो यहाँ पे, तो आपको ये कंप्लीट एक लाइन में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने एक कोई स्ट्रिंग ली वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली वैल्यू, प्रिंट लिखा हमने, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने लिखा भाई अजय, या फिर ले लेता हूँ मैं अमित, अतुल, मनीष, ठीक है। ये चार मैंने नाम ले लिए यहाँ पे। अब इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, देखता हूँ। तो आप देखना यहाँ पे ELS और ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो किससे होता है, इस स्पेस से हर एक वैल्यू को करता है सेपरेट प्रिंट फंक्शन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हैश से करे या किसी और स्पेशल कैरेक्टर से मैं कराना चाहता हूँ सेपरेट वैल्यू को। तो कैसे कराएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे कॉमा लगा के, सॉरी स्पेस देना बस, SEP लिखना है। एंड मैं चाहता हूँ कि स्टार से करो सेपरेट भाई, स्टार से करो। तो ये क्या करेगा, हर एक वैल्यू को स्टार से कर देगा सेपरेट, ठीक। अच्छा कॉमन लगाया मैंने,
ए और यहाँ लगा देते हैं कॉमा। सेव करते हैं इसको और यहाँ पे हम इसको कट करते हो यहाँ से मैं। देखो CLS, तो अमित, अतुल, मनीष एंड दीपक में किससे किया हुआ है सेपरेट, इसने स्टार से किया हुआ है। इसके अलावा जैसे मैं चाहता हूँ स्टार से नहीं करना भाई, आप करो भाई ट्रिपल स्टार से करो, इसे करके तो ये इससे करेगा सेपरेट, ट्रिपल स्टार से करेगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप हर एक वैल्यू को सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेप आर्गुमेंट का यूज करके। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको आप चाहते हैं कि आपके जो वैल्यू है वो एक सिंगल लाइन में एग्जीक्यूट हो, तो आप इसमें एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, मतलब एंड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको ये चीज। अब जैसे देखो आउटपुट स्टेट में कि आपको स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल लिस्ट करानी है प्रिंट, तो दिस इज यूज टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग अलोंग विद वेरिएबल्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम राहुल ले लिया और एज ले ली इसकी 62, तो प्रिंट के अंदर जैसे लिखा मैंने माई नेम इज और यहाँ पे पास कर दिया वेरिएबल का नेम, उसके बाद एंड माई एज इज, तो यहाँ मैंने पास कर दिया वैल्यू का नेम। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा मिलेगा माई नेम इज राहुल एंड माई एज इज 62। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके का आउटपुट आ जाएगा। तो ये भी हम लोग करके देख लेते हैं अभी। उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया एक वेरिएबल नेम नाम से, देखें यहाँ पे राहुल, इसके बाद एज लिखी है ना यहाँ पे 70। प्रिंट करते हैं हम लोग इसको, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माई नेम इज और यहाँ पे कॉमा लगा के नेम पास कर देंगे, मतलब वेरिएबल का नाम पास कर देंगे। इसी तरीके से डबल कोट्स के अंदर एंड माई एज इज, इसके बाद कॉमा लगा के एज पास कर देंगे। तो स्ट्रिंग के साथ हम लोग मल्टीपल्स वेरिएबल्स भी करा सकते हैं प्रिंट। तो इसको रन करते हैं, रन करने के लिए चलते हैं CLS, इसके बाद पाइथन index.py, तो यहाँ देखेंगे माई नेम इज राहुल एंड माई एज इज 70। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना आउटपुट मतलब प्रिंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। सो नेक्स्ट हमारा है इनपुट स्टेटमेंट। सो इनपुट स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इनपुट फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। मतलब अभी तक हम लोगों ने जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म कराए हैं उसमें हम लोग मतलब प्रोग्रामर ही क्या करता था, एक वैल्यू देता था और उसी वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म कराता था। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यूजर अपने अकॉर्डिंग वैल्यू पास करे और हम लोग उस यूजर की वैल्यू के बेस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहेंगे। तो अगर आप यूजर से वैल्यू लेना चाहते हैं, मतलब यूजर के थ्रू वैल्यू लेना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तो आप यूज करेंगे इनपुट फंक्शन। तो दिस फंक्शन विल स्टॉप द प्रोग्राम फ्लो अंटिल द यूजर गिव्स एन इनपुट एंड एंड द इनपुट विद द रिटर्न की। ठीक है, तो अगर आपने इनपुट फंक्शन यूज किया है तो ये आगे का प्रोग्राम तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक ये यूजर से इनपुट नहीं ले लेता है। सो whatever user gives an input function convert it into a string। ये चीज आपको याद रखनी है कि यूजर कुछ भी इनपुट दे, लेकिन इसका काम क्या होता है कि जो भी इनपुट लेगा उसको कन्वर्ट कर देगा ये स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर। तो इफ यूजर एंटर्स एन इंटीजर वैल्यू स्टिल इनपुट फंक्शन कन्वर्ट इनटू अ स्ट्रिंग। तो अगर यूजर ने सपोज करो 10 एंटर किया क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, तो उसको क्या करेगा ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। सो इफ यू नीड टू एन इंटीजर यू हैव टू यूज टाइप कन्वर्टर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो इंटीजर वैल्यू मिले आपको, तो उस केस में आपको टाइप कन्वर्टर नाम का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। सिंटेक्स इसका इनपुट लिखना है एंड देन प्रॉम्प्ट, जो भी आप वैल्यू शो करना चाहते हैं ऑन द स्क्रीन। So prompt is a string or message representing a default message before input. It is optional. So example जैसे हम लिखा name is equal to input और लिखा आपने name is equal to your name। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो input enter your मोबाइल नंबर। इस तरीके से कुछ भी वैल्यू आप मतलब स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि आपको एज इट इज स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं VS कोड में और यहाँ लिखा मैंने, यहाँ पे देखना ध्यान से कि यहाँ लिखा मैंने भाई नेम और मैंने फंक्शन ले लिया इनपुट। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया किसको, नेम को।
या फिर यहाँ पे कर दिया मैंने माई नेम इज, माई नेम इज, ऐसे करके सेव करते हैं इसको हम लोग और रन कर लेते हैं, CLS करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है पॉइंटर लिखने को बोल रहा है कि आप कुछ लिखो। मैंने कहा भाई यहाँ पे अजय लिख दिया मैंने, या फिर करण लिख दिया और एंटर मारा, देखो आ रहा माय नेम इज करण। तो आगे का प्रोग्राम तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होने देगा जब तक वो यूजर से इनपुट ना ले ले। जैसे मैंने यहाँ पे करा भाई सुमित लिखा, SUMIT सुमित, एंटर मारा तो यार माय नेम इज सुमित करके इस तरह से वैल्यू ये एक्सेप्ट करता है कीबोर्ड से। ये तो क्लियर हो गया। इसके अलावा whatever user gives an input function convert it into a string. If user enters an integer value, still input function convert into a string, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। So if you need an integer you have to use type conversion। जैसे मैंने एक फोन नंबर एंटर करवाया कीबोर्ड से और आपको पता है कि फोन नंबर एक इंटीजर वैल्यू होती है, तो आपको इंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। जैसे इंट लिखा मैंने और इंट के अंदर मैंने ये फोन नंबर पास कर दिया, तो ये अब कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इंटीजर वैल्यू में। और इसी तरीके से आप चाहो तो इसको जैसे इनपुट फंक्शन के बाहर भी इंट फंक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये भी देखेंगे हम लोग अभी। चलो, तो इसके लिए चलते हैं हम लोग अपने VS कोड में। और यहाँ पे देखो, जैसे सपोज करो मुझे दो वैल्यू ऐड करानी है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ लिया मैंने num1, num1 ले लिया मैंने यहाँ पे और इनपुट करते, इनपुट में एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसके बाद num2 ले लेते हैं, इनपुट में एंटर सेकंड नंबर। प्रिंट किया मैंने यहाँ पे और मैंने num1 की वैल्यू को सम करा दिया num2 के साथ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉमा लगा के रिजल्ट। सेव करते हैं इसको हम लोग और कंसोल पे आते हैं, CLS पाइथन। तो पहले बोल रहा है फर्स्ट नंबर एंटर करो, मैंने कहा भाई लो 10 लो। सेकंड नंबर मैंने कहा लो भाई 5 ले लो। उसके बाद सम करो, तो यहाँ पर आ देखो 105 मीन्स कि आपको पता है कि स्ट्रिंग वैल्यू को अगर हम लोग प्लस कराएंगे तो प्लस ना करेंगे क्या करेगा, वो कॉन्केट कर देगा। तो पहले मैं इसका टाइप दिखाता हूँ आपको, इसका टाइप क्या है। तो प्रिंट करता हूँ और मैं दिखाऊंगा इसका टाइप, इसका num1 का टाइप। इसी तरीके से हम चेक कर लेंगे इसका num2 का टाइप, जिसे कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा num2 का टाइप। ठीक है, सेम। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिजल्ट करेंगे, जैसे मैंने कहा रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2। इसको डाल देते हैं एक पैरेंथेसिस के अंदर एंड इसका भी टाइप चेक कर लेंगे आप लोग। प्रिंट टाइप रिजल्ट और ESULT रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिजल्ट को प्रिंट करने वाला हूँ। सेव, रन करेंगे इसको हम लोग CLS पाइथन। तो फर्स्ट नंबर 10 जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, 20 ये भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, और जब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से कराते हैं तो करता है कॉन्केट। तो इससे तो हमारा काम बनने वाला है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर वैल्यू पर। तो सिंपल है कि आप क्या करो, इस इनपुट फंक्शन में को किस में लिख दो, इंट के अंदर लिख दो। तो जैसे ही मैंने देखो इंट फंक्शन के अंदर इनपुट लिखा और इसको भी मैंने किस में लिखा, इंट फंक्शन के अंदर लिखा, इसको भी मैंने किस में लिखा, इंट फंक्शन के अंदर लिखा। तो अगर अब हम लोग इसका टाइप चेक करते हैं, CLS 10 जो कि इंटीजर हो गया, अब ये 20 ये भी हो गया इंटीजर, और रिजल्ट भी क्या हो गया हमारा, इंटीजर हो गया। और इंटीजर वैल्यू को इंटीजर वैल्यूज के साथ हम लोग अगर एडिशन या कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट करके देगा, जो कि यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है 30। ओके, सो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि इनपुट्स किस तरीके से लेते हैं हम लोग और उसको किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।